वो कालू कौवा जिस घर में रहता था वो कभी तोते का हुआ करता था। कई साल पहले जब कालू कौवा उस जंगल में आया तो उसने मार मार कर तोते को उस घर से निकाल दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। उसे कोई रोकने वाला ना था क्योंकि कालू कौवा तो बहुत शक्तिशाली था और पूरा बदमाश। कौन मुकाबला करता पूरे जंगल में उसका। उसके दो बेटे थे, एक का नाम जग्गू और दूसरे का नाम चिट्टा था। जग्गू छोटा था और चिट्टा बड़ा। वो भी अपने पिता पर ही गए थे। वो भी कोई अच्छा काम ना करते। गोरी तो थी ही शैतान। वो तो कालू कौवे से भी 2 हाथ आगे थी। किसी भी बुरे काम से कालू को ना रोकती। कालू जी, हमारे घर के पास में ही जो आमों का बाग है वो किसका है? वो आमों का बाग कबूतर का है। अगर तुम कहो तो भगा देता हूँ कबूतर को और उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो फिर ऐसे अच्छे काम में देर काहेगी? आज उस कबूतर को मार मार कर भगा दो और छीन लो उससे वो आमों का बाग भी। तो समझो आज से वो आमों का बाग भी हमारा हुआ। जैसे ही कबूतर अपने बाग में आता है तो कालू उससे कहता है, कबूतर जी, बहुत खा लिए आम इस बाग के। अगर जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। कालू, तुमने तोते से घर छीन लिया और अब मेरा आमों का बाग हथियाना चाहते हो। लड़ना है क्या? अगर लड़ना है तो हो जाओ तैयार। ऐसा कहते हुए कालू तो कबूतर पर हमला कर देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो तो कबूतर को मारे ही जा रहा था। फिर बहुत मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा उसके आमों के बाग पर भी कब्जा कर लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन बुलबुल को भी फूलों के खेत से भगा देता है और उसके फूल के खेत पर भी कब्जा कर लेता है। कालू जी, अब तो हमारे दोनों बच्चों के लिए बहुत माल जमा हो गया है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो सबसे अच्छा जीवन गुजारेंगे और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अच्छी सेवा करेंगे हमारी। सेवा क्यों नहीं करेंगे? इतना ढेर सारा माल इकट्ठा जो किया है वो इन्हीं के काम आएगा। तोता, कबूतर और बुलबुल साथ बैठे हुए थे। बुलबुल, मेरा घर उस कालू ने छीन लिया और तुम्हारा फूलों का खेत और मेरा आमों का बाग। बहुत जालिम है वो कालू कौवा। चलो दोस्तों, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। इस जालिम के पास रहने से अच्छा है कि हम ये जंगल ही छोड़ दें। फिर ऐसे तोता, कबूतर और बुलबुल वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं। कालू कौवा तो अब बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी पत्नी गोरी भी अब ज्यादा उड़ ना सकती थी। कालू के बेटे अब जवान थे। वो भी अपने पिता की तरह एक नंबर के फराडिये थे। जग्गू और चिट्टे, जाओ और चील दीदी को बुला लाओ। आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, मैं जाता हूँ, परंतु मैंने एक बार कहा और फिर से बोल रहा हूँ, पिताजी के मरने के बाद वो आमों का बाग मैं ही लूँगा। पिताजी ने वो आमों का बाग मुझे दे रखा है। मैं देखूंगा तुम कैसे लेते हो आमों का बाग। मैं मर रहा हूँ और इन्हें आमों के बाग की चिंता लगी हुई है। बेशर्मो, जाओ चील को बुला कर लाओ। फिर जग्गू, जो कालू का छोटा बेटा था, चील को बुलाने चला जाता है। चील दीदी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। लंबे लंबे सांस ले रहा है। आप मेरे साथ आएं और उसे दवा दे दें। उसे बुखार तो नहीं है? मुझे पता नहीं, आप बुखार की भी दवा ले लें। फिर चील कुछ दवाइयाँ साथ लेकर जग्गू के साथ जाती है। गोरी बहन, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। कालू का समय आ गया है। ये थोड़ी ही देर में मर जाएगा। ये अब ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरा कालू, मुझे अकेला छोड़कर ना जाना। अगर मरना ही है तो मुझे भी साथ ही ले जाओ। गोरी, गोरी, मेरी सांस रुक रही है। मैंने बहुत माल इकट्ठा किया था अपने बच्चों के लिए और आज मेरे बच्चे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं।
पिताजी, हम कौन सा डॉक्टर हैं जो बचा ले आपको, परंतु पिताजी आपने हमेशा बुरे काम ही किए हैं। अब जाते जाते एक अच्छा काम करते जाओ, हमारी जायदाद हम दोनों में बांट दो। पिताजी, बस आमों के बाग का बता दें, वो किसका है, बाकी सब हम बांट लेंगे। गोरी तो चुपचाप रोए जा रही थी और अपने बेटों की बातें सुन रही थी। वो आमों का बाग, वो बाग को दे देना, वो उसी का है। कालू अपनी बात पूरे किए बिना ही मर जाता है। लो, मर गया तुम्हारा बाप, मर गया। कैसे सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए धन इकट्ठा किया तुम्हारे पिता ने, और मरते समय सुख ना देख सका अपनी संतान का। माँ, अब बाद में रो लेना, पहले ये बता दो कि पिताजी ने मेरा ही नाम लिया है ना कि वो आमों का बाग जग्गू को दे देना। पिताजी ने मेरा नाम लिया है, मैंने अच्छे से सुना है। पिताजी मेरा नाम लेने ही वाले थे कि मर गए। चुप कर जाओ, माँ से पूछ तो रहा हूँ मैं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। इतना बुरा तो तुम्हारा पिता भी ना था जितने बुरे तुम दोनों निकले। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया कालू के घर से थोड़ा दूर रहती थी। जब उसे कालू के मरने का पता चलता है तो वो गोरी के पास आती है। गोरी बहन, क्या बीमार था कालू भैया? कल से बुखार था, जग्गू चील को लेकर आया था, परंतु उसने देखते ही जवाब दे दिया। वो तो सुबह ही बता गई थी कि कालू अब नहीं बचेगा। आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं, अब वही सहयोग बनेंगे आपका। वो मेरा क्या सहयोग बनेंगे, वो तो कल से ही आपस में जायदाद बांटने के लिए लड़े हैं। गोरी बहन, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो कहो चिड़िया, क्या बात है? आपने देख लिया कि पक्षियों की जिंदगी कितनी होती है। हमारी आंखों के सामने कालू मर गया और सब कुछ यहीं छोड़कर चला गया। सारी जिंदगी कालू ने अपने संतान को हराम की कमाई खिलाई। बेटे तो ऐसे ही निकलने थे। चिड़िया, सच कहा तुमने, और अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि जिस संतान के लिए सारी जिंदगी बुरे काम किए, आज वो पिता के मरने के बाद मेरे मरने का इंतजार कर रही है। अगर कालू की आत्मा को शांति पहुँचाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। बताओ बताओ चिड़िया, मैं सब करूँगी ताकि मेरे कालू जी के सब गुनाह माफ हो जाएं और मेरे कालू जी की आत्मा को शांति मिल सके। तो फिर सारा लूटा हुआ माल जिस जिसका है उसे वापस कर दो। वो आमों का बाग तो कबूतर का है, इतना तो मुझे पता है। और फूलों का खेत बुलबुल का, ये घर तोते का है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, मैं ऐसा ही करूँगी ताकि कल मैं सुकून से मर तो सकूँ। वो ऐसे बैठी हुई थी कि गोरी के बेटे भी वापस लौट आते हैं। माँ, हमने फैसला कर लिया है, आमों का बाग मैं ही लूंगा और ये घर और फूलों की खेती बढ़ा लेगा। हमने आज पहाड़ों पर बैठकर सारी बांट कर ली है। तुम्हारा पिता मरा है, अभी माँ जिंदा है, और माँ कौन लेगा? जो आमों का बाग लेगा, माँ उसी के साथ रहेगी। अगर ऐसा है तो मैं नहीं लेता आमों का बाग, तुम ही लो आमों का बाग और माँ को भी साथ तुम ही रखो। तो फिर ये घर भी मैं लूंगा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ना ही ये घर तुम्हारा है और ना ही वो आमों का बाग ही, और ना ही फूलों की खेती, वो भी बुलबुल की है। चिड़िया बहन, मैं अपने पाप कम करना चाहती हूँ। आप आज ही संदेश भेजें कबूतर, तोते और बुलबुल को। मैं उन्हें सब लुटा दूंगी ताकि मैं सुकून से मर सकूं। क्या कहा माँ? ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब हमारा नहीं है? नहीं, ये सब तुम्हारे पिता ने जिन जिन पक्षियों से छीन रखा था, मैं वो सब उन्हें वापस कर दूंगी। तो क्या माँ हमारा कुछ नहीं है? नहीं। तो माँ, अगर आज हम बुरे पक्षी हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? पिता ने हमारा पालन पोषण ही ऐसा किया। ये सब इकट्ठा करने से बेहतर था कि पिताजी हमें कुछ तालीम दे जाते ताकि हम अच्छे और सच्चे पक्षी बन सकते। फिर गोरी कभी वो आमों का बाग कबूतर को वापस दे देती है और बुलबुल को फूलों की खेती। गोरी बहन, तोता अब वापस नहीं आना चाहता, उसने ये घर आपको दे दिया है।
फिर गौरी बाकी की जिंदगी उसी घर में गुजारती है और अब उसके मन को थोड़ी शांति थी। दूर किसी जंगल में पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जंगल में खाने को कुछ भी नहीं था। सूखा होने के कारण पक्षियों को दाना कहीं से भी ना मिलता और अगर कहीं से मिल जाता तो वो आपस में लड़ाई करने लगते। ये दाना मेरा है, मेरी नजर इसके ऊपर पहले पड़ी थी। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, मेरी नजर पहले पड़ी थी दाने पर। तुम जाती हो कि मजा चखाऊं तुम्हें? मैं दाना लिए बगैर नहीं जाऊंगी, तुमने जो करना है कर लो। और हाँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तुम जैसों का मुकाबला करना मुझे आता है। अभी वो दोनों हाथापाई होने ही लगे थे कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। ये आप क्यों लड़ रहे हैं इस तरह? रानो चिड़िया, ये बुलबुल बहुत बड़ी झूठी है। इस दाने पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये दाना मेरा है। रानो चिड़िया, झूठी मैं नहीं, झूठा तो ये खुद है। आपको इस तरह लड़ना नहीं चाहिए। कितना अच्छा हो अगर आप ये दाना बांट कर खा लो। अगर आज हमारे जंगल में दाने की कमी है तो कल नहीं होगी। मुश्किल समय में ही हमें एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत होती है और मिलजुल कर रहने से मुश्किल समय जल्दी खत्म हो जाता है। मैं तो आपको बुलाने आई थी। तोते भैया ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया है, उन्होंने कोई जरूरी बात करनी है। कबूतर और बुलबुल बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो दाना मिलकर खा लेते हैं और फिर रानो चिड़िया के साथ चले जाते हैं। अगर हमने अब भी कोई फैसला ना किया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। पहले तो कहीं ना कहीं से दाना मिल जाता था, लेकिन अब तो दाना कहीं से भी नहीं मिलता। तोते भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो पक्षी दाने को लेकर आपस में लड़ने भी लगे हैं। अब हमें यहाँ से परिवास कर जानी चाहिए। इसी में हम सब पक्षियों की बेहतरी है, वरना हम भूख से मर जाएंगे। लेकिन ये भी तो कोई पक्षी बताए कि अगर परावास करे तो किस दिशा में? पहाड़ों वाले जंगल के उल्लुओं को तो सबको पता है, वो कितने खतरनाक हैं। कालू भाई, क्यों ना हम काले जंगल में जो कन है उसे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन रानो, काले जंगल के रास्ते तो बहुत मुश्किल हैं। ऐसा ना हो हम सब अपनी जिंदगी से जाएं। कालू, हम सब नहीं जाएंगे। मैं और तुम जाते हैं पहले और काले जंगल वाले कन को ढूंढते हैं। अगर हमें वो कन के खेत मिल गए तो हम बाकी पक्षियों को बुला लेंगे। हाँ रानो, ऐसा ठीक है। आप सब पक्षी हमारा इंतजार करना और प्रार्थना करना कि हम कामयाब लौटें। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, जब मैं छोटा सा था तो मैंने देखा था कि मेरी दादी के पास काले जंगल का नक्शा है। अगर मेरी मानो तो हम मेरी दादी से वो नक्शा ले लेते हैं। उस नक्शे से हमें दिशा का पता चल जाएगा। कालू, अगर ऐसा है तो हम नक्शा जरूर ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? यहाँ ही थोड़ी दूर इस जंगल में रहती है मेरी दादी। और फिर वो दोनों कौवे की दादी के घर की तरफ चल देते हैं। जल्द ही वो कौवे की दादी के घर पहुँच जाते हैं। नमस्ते दादी जी, कैसी हो? कालू बेटा, डरा ही दिया। इतने बड़े हो गए लेकिन बोलते वैसे ही हो। जान निकाल दी मेरी तो तुमने। कैसे आना हुआ कालू बेटा आज तुम्हारा? फिर से कहीं घोरी से लड़ाई तो नहीं हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं दादी जी, हम काले जंगल की तरफ जा रहे हैं कण ढूंढने। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, सब पक्षी बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें रास्ते का पता नहीं है। दादी जी, आपके पास वो नक्शा था, अगर वो आप हमें दे दें तो हमें रास्ते का पता चल जाता। लेकिन कालू, काले जंगल के कण को ढूंढना बहुत मुश्किल है। गया था एक बार तुम्हारा दादा भी, लेकिन वो तो नाकाम ही लौटा था। तुम ये नक्शा ले जाओ, हो सकता है जो काम दादा ना कर सका पोता ही कर ले। और फिर ऐसे कालू और रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया, हम किसी पेड़ पर बैठकर एक दफा इस नक्शे को अच्छे से समझ लेते हैं। और फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ये देखो रानो, काला जंगल पूर्व की तरफ दिखाता है नक्शा। कालू, ये लाल निशान कैसे बने हुए हैं? ये काले जंगल के निशान से थोड़ा पीछे। रानो, ये निशान खतरे के हैं। ये इलाका बहुत खतरनाक है, हमें इस इलाके से बहुत सावधानी से गुजरना होगा। हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। और फिर वो दोनों चल देते। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। रानो, ये वही इलाका है, मुझे लग रहा है जो नक्शे पर लाल रंग का बना हुआ है। तो फिर कालू, ये वही खतरनाक इलाका है, लेकिन रात भी हो गई है। अब हमें रात इसी इलाके में गुजारना होगी।
और हम कर भी क्या सकते हैं, रात में हम दिशा से भटक भी सकते हैं। और वो एक घने पेड़ पर बैठ जाते हैं। रात में रोशनी काफी थी क्योंकि आज पूनम की रात थी। और फिर आधी रात को अचानक से रानो चिड़िया की नजर सामने झाड़ियों पर पड़ती है। यहाँ एक छोटा सा उल्लू का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ था। कालू, वो देखो सामने, मुझे ऐसे लग रहा है कोई उल्लू का बच्चा है वहाँ। और फिर वो दोनों उस बच्चे के पास जाते हैं और जल्दी से उसे उन कांटे वाली झाड़ियों से आजाद कराते हैं। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मेरा घर काले जंगल में है और मैं खेलते खेलते इधर निकल आया था और इन झाड़ियों में फंस गया। मैं तो रो रो कर थक गया था। अगर आप ना आते तो शायद मैं इधर ही मर जाता। क्या तुम्हें अपने घर के रास्ते का पता है? आंटी, मैं दिन में बता सकता हूँ लेकिन रात में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और वो सब वहीं बैठ जाते हैं और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानो, जाना तो हमने भी काले जंगल की तरफ ही है क्योंकि वो कन भी काले जंगल के दूसरी तरफ ही है। और फिर वो उस उल्लू के बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं और फिर काला जंगल शुरू हो जाता है। उस जंगल के सब पेड़ काले थे, वहाँ सिर्फ उल्लू ही रहते थे। अंकल, हमारा घर उस दिशा में है। और फिर वो उसके घर की तरफ चल देते हैं। वो देखते हैं कि सामने उल्लू इकट्ठे बैठे रो रहे थे और जैसे ही उनकी नजर इस छोटे उल्लू पर पड़ती है वो बहुत खुश हो जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे ओगी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मम्मा, मैं खेलते खेलते दूर निकल गया था और फिर मैं एक फूल देखने झाड़ियों के पास गया तो मेरे पाँव कांटों में फंस गए। मैं बहुत रोया और फिर रात को कौवे अंकल और चिड़िया आंटी ने मेरे पाँव इन झाड़ियों से निकाले और मैं बच गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कौवे और चिड़िया। अगर तुम ना होते शायद हमारा ओगी अब हमारे पास ना होता। लेकिन तुम इतने खतरनाक इलाके में क्या कर रहे हो? हमारा परिवार बहुत जालिम है, वो तो किसी भी परावासी पक्षी को नहीं छोड़ता। हमने अनाज ढूंढने काले जंगल के पार जाना है। कौवे, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना यहाँ के उल्लू तुम दोनों को मार देंगे। आप ये नक्शा देख लो, ये जो हरे रंग का निशान है, हमें इस जगह जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है इस काले जंगल की पूर्व वाली दिशा में ही है ये जगह। चलो अब। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बैठे उल्लू कौवे और चिड़िया को उस बड़े उल्लू के साथ जाता देख बहुत हैरान हो रहे थे। जैसे ही वो एक पेड़ पर बैठते हैं तो एक बूढ़ा उल्लू उनके पास आता है। ये तुमने इन चिड़ियों और कौवों से दोस्ती कब से शुरू कर दी? बड़े उल्लू जी, ये वही कौवा और चिड़िया है जिन्होंने ओगी की जान बचाई और उसे झाड़ियों से निकाला। ये बहुत अच्छे पक्षी हैं। हम तो ऐसे ही इन मासूम पक्षियों के दुश्मन बने हुए हैं। अब हम इन पक्षियों का रास्ता नहीं रोका करेंगे। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन अब इन्हें जाना कहाँ है? बड़े उल्लू जी, हमें इस काले जंगल के पार कण ढूंढना है। सुना है वहाँ बहुत सारे कण के खेत हैं। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है और बाकी पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप इस नक्शे से देखकर बता सकते हैं हमें और कितना आगे जाना होगा? हाँ, मुझे पता है, तुम चलो मेरे साथ। और वो तीनों बड़े उल्लू के साथ आगे का सफर शुरू करते हैं। जैसे ही वो उड़ते उड़ते जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, कौवा और चिड़िया देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने कण ही कण था, चावल, गंदम और ढेर सारे कण। वो बहुत खुश हो जाते हैं। बड़े उल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पक्षियों की मुश्किल आसान कर दी। तुम्हारा भी धन्यवाद, तुमने जान बचाई हमारे बच्चे की। और फिर ऐसे कौवे और चिड़िया की इन उल्लुओं से दोस्ती हो जाती है। वो ढेर सारे कण लेकर वापस चलते हैं और फिर अपने जंगल के पक्षियों को लेकर इस कण की तरफ परवास करते हैं।